नमस्ते दोस्तों, कहानी हुक्मरानी शाह की में सुनते हैं चैप्टर 9 में मुझे शादी नहीं करनी। निकू को हल्दी में इस तरह से सने हुए सब बहुत हैरान से उसे देख रहे थे और वही निकू को अब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। वही किंजल एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी। इन्हीं सब के बीच कुछ लोग आपस से फुसफुसाते हुए बात करने लगे। अरे देखो तो कितना बड़ा अपशकुन हो गया। अरे हाँ भाई, एक बहन की हल्दी दूसरी पर इसे भी वहां ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे सुबह ही एक लड़का देखने आया था। अरे हाँ, और अब देखो तो शाम को किसी और के नाम की हल्दी लग गई। कहीं दुल्हन भी कोई और ना बन के बैठ जाए। हाँ हाँ हाँ, यही सब बातें करते हुए और सब हंसने लगे। सब वहाँ बस एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी वंदू की बड़ी माँ ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। किंजल तू रो मत, तूने जानबूझकर थोड़ी ही किया है और कोई अपशगुन की बात नहीं है। शादी ब्याह में ऐसे छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है। वंदू की माँ परेशान होते हुए बोली, पर दीदी हल्दी की रस्म अब कैसे होगी? वंदू की बड़ी माँ उन्हें समझाते हुए बोली, हल्दी की रस्म तो हमारे तरफ से ही हो चुकी है और जहाँ तक बात रही झूठी हल्दी लगाने की तो ये लो अभी कर देती हूँ। इतना कहकर कटोरे में लगी हुई थोड़ी सी हल्दी हाथों में लेकर उन्होंने वंदू को टीका कर दिया और बोली, लो हो गई रस्म, अब चलो। निकू की माँ घबराते हुए निकू से बोली, तू तू अंदर जाकर नहा ले जा जल्दी। निकू रुआसा मुंह कर बनाकर बोली, जी माँ। उसके जाते ही सब वहां से चले गए और अपने बच्चे कामों कामों में लग गए। प्लीज आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँ। प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। निकू कमरे के अंदर आकर खुद को साफ करती है और अभी भी उसका मुंह लटका हुआ था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके वजह से वंदू की हल्दी, उसका स्पेशल डे खराब हो गया। और यह सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा और वो अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो उसे पर कोई अननोन नंबर दिख रहा था। और सब अननोन नंबर को देखकर सोचने लगी कि उसे कौन फोन कर रहा है। फिर थोड़ा सोचकर फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक लड़के की रूहानी आवाज आई, मेरी एक चाहत है कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे ही जैसा हो। निकू यह आवाज सुनते ही हैरान होकर बोली, शशांक जी। शशांक शरारती अंदाज में निकू को छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, एक ही बार में आप तो मुझे पहचान गई। बस उसके ऐसे बात सुन निकू घबराते हुए बोली, ना नहीं, मैं शशांक बात संभाल कर उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स यार, मैंने तो बस ये कहने के लिए फोन किया था कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है तो जब भी आप चाहे फोन कर सकती है। निकू बस एक सीधा सा जवाब देती है, जी ठीक है। शशांक ने कहा, ओके, बहुत काम है आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। निकू ने कहा, बाय। फोन कट करने के बाद निकू का ध्यान उस सामने लगे शीशे की तरफ लग गया जो खुद को शीशे में देखकर हैरान हो गई क्योंकि हल्दी की वजह से वो कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही थी। निकू मुस्कुराकर अपने मन में सोचते हुए बोली, ये हल्दी थी या कुछ और? मैं इतनी ग्लो क्यों कर रही हूँ? रात काफी हो चुकी थी और सब आराम करने चले गए क्योंकि कल का दिन बहुत ही बिजी होने वाला था। अगली सुबह पूरे घर में जैसे अफरा तफरी मची हुई थी। सब इधर उधर भाग रहे थे। कोई खाने की तैयारी देख रहा था तो कोई सजावट की मंडप की तैयारी तो कोई स्वागत की तैयारी। वही सारी औरतें रीति रिवाजों में लगी हुई थी। इधर रणविजय भी जाने के लिए तैयार हो गया था और उसके साथ यश और कर्मवीर भी रुद्र इस शादी से सहमत नहीं थे तो वो भी नहीं जा रहा था। और उसके ना जाने का दूसरा कारण घर की रखवाली करना भी था क्योंकि घर में इस वक्त सिर्फ औरतें ही थी। घर की औरतों ने रणविजय की आरती उतार कर उसे विदा कर दिया थे। ये शादी रणविजय के लिए सिर्फ समझौता थी, इसी कारण से कोई ज्यादा रस्में नहीं हो रही थी, पर भी फिर भी हवेली को सजाया गया था। सारी तैयारियां करते करते कब सुबह से शाम हो गई किसी को पता भी नहीं चला। सब तैयारियां पूरी हो चुकी जाने के बाद सब तैयारियां होने लगते हैं तैयार होने लगते हैं। निकू ने आज नीले और हरे रंग का लहंगा पहन रखा था, साथ में हल्का मेकअप और बालों में ऐसे ही खुले छोड़ रखा था। वो इस
लुक में काफी प्यारी लग रही थी। निकू तैयार होकर बाहर आई तो उसके सारे कजन उसे बहुत ही कम्प्लीमेंट दे रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि निकू की बुआ पीछे से आकर उससे कहती है, सुन जाकर देख तो वंदू तैयार हुई या नहीं, बारात बस आने ही वाली है। फिर निकू मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए बोली, जी बुआ सा। निकू वंदू के कमरे की तरफ बढ़ जाती। शाम हो चुकी थी, सूरज पूरा डूब चुका था, रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। यही सब देखते हुए निकू वंदू के कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते ही निकू हैरान हो गई। कमरे के अंदर वंदू नहीं थी और उसका शादी का जोड़ा भी वैसे का वैसा ही रखा था। निकू ने पूरा कमरा उसे अच्छे से देखा, पर उसे वंदू कहीं भी नहीं दिखी। वंदू को ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ गई। वो हड़बड़ी में एक एक कमरा देखने लगी। सारे कमरे देखने के बाद वो आंगन में आ गई। तभी बाहर की तरफ से जोर जोर से बैंड बजने और ढोल की आवाज आने लगी, जिन्हें सुन निकू की तो हालत ही खराब हो गई। निकू अपने आप से ही परेशान होते हुए बोली, ओ गॉड, लगता है बारात आ गई और इस वंदू का कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो फिर से अंदर की ओर दौड़ते हुए आई और इधर उधर देखने लगी। इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नजर पीछे की दरवाजे पर पड़ी। वो वहां आई तो देखा कि जमीन पर वंदू का कंगन कलावा गिरा हुआ है और उसे कुछ ही दूरी पर कुछ डिब्बे रखे हुए थे, जिसे देखकर उसका दिल जोर से कांप उठा और वो डिब्बों पर चढ़ के दीवार के पीछे झांकने लगी। पीछे की दीवार से उसे कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की नजर आई। जब निकू ने उसे ध्यान से देखा तो वो हैरान हो गई। वो लड़की कोई और नहीं बिल्कुल बल्कि वंदू थी। निकू घबराहट में अपने मन में ही सोचती हुए बोली, ये वंदू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। निकू ने वंदू को बुलाने के लिए आवाज लगाई, पर बैंड बाजे की आवाज और शोर के आगे उसकी आवाज कुछ भी नहीं थी। निकू भी वंदू के तरफ चल दिया। जब निकू उसके पास पहुंची तब वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वहां सिर्फ वंदू अकेले नहीं, उसके साथ एक लड़का भी था। जब उन दोनों ने निकू को अपने आसपास आते देखा तो परेशान हो गए और वहां से हड़बड़ी में जाने लगे। तभी निकू दौड़ते हुए वंदू का हाथ पकड़ लेती है। निकू उसे सवालिया नजरों से देखकर पूछने लगी, वंदू, तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ, बारात आ गई है और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। निकू वंदू का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी, तब पर वंदू अपनी जगह से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ये देख निकू परेशान होकर उससे पूछती है, क्या हुआ है, तू चल क्यों नहीं रही है? वंदू बिना किसी भाव के उसे जवाब देते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। वंदू का जवाब सुनते ही निकू के होश ही उड़ गए। वो बेचैन होकर उससे बोली, वंदू, तू सब क्या बोल रही है? देख, ये मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखना बारात आ गई है, तू चल। वंदू निकू का हाथ एकदम से झटकते हुए बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। तू सोच सोच भी कैसे सकती है मिश्री, कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जिससे मैंने कभी देखा तक नहीं है। शादी सिर्फ एक समझौता है और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक समझौते के सहारे नहीं जी सकती। वैसे भी मैं अविनाश से प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। तू जा यहाँ से मिश्री। वंदू निकू को पीछे करते हुए जाने के लिए बोलने लगी। निकू ने गुस्से से वंदू को अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार तमाचा मार दिया। वंदू तमाशा पड़ते ही अपने गाल पर हाथ रखकर निकू को हैरानी से देखने लगी। निकू गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तू समझती क्या है खुद को? हाँ बोल, शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देती। अब जब बारात दरवाजे पर खड़ी है तो तू ये सब बकवास कर रही है। और ये कौन है जिसके लिए तू अपनी पूरे परिवार से ऐसे बेइज्जत होने के लिए छोड़कर जा रही है? वंदू गुस्से में चिल्लाती हुए बोली, क्यों सोचूं मैं, आखिर क्यों? उन लोगों ने सोचा एक बार भी मेरे बारे में नहीं ना, तो मैं क्यों सोचूं? सब लोग घर के अंदर सब बैंड बाजे की आवाज सुन दौड़कर बाहर आते हैं। बारात को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं के राजकुमार की बारात आई हो। रणविजय ने लाल और गोल्डन रंग की शेरवानी पहनी थी, सर पर पगड़ी, आंखों में अलग सा तेज और मुझे रौबदार। सारे बाराती भी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। बारातियों को देख सब जैसे हैरान थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसी बारात नहीं देखी थी। लड़कियों को तो बुरा हाल था। इतने सारे हैंडसम लड़के देख सब आहें भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। उन्हीं में से एक लड़की बारात देखते हुए बोली, ओ गॉड, कितने हैंडसम है यार, दिल तो कर रहा है मैं भी इनमें से एक से आज ही शादी कर लूं। दूसरी लड़की आए भरती हुए बोली, एकदम सही बोल रही है यार, तू सोच, जब जीजू के भाई और दोस्त इतने हैंडसम है तो जीजू कितने हैंडसम हो गए। तीसरी लड़की, यार कुछ भी कहो, वंदना की तो लॉटरी लग गई है, मतलब देखना, इतना पैसे वाला ससुराल और पति भी इतना हैंडसम। दूसरी लड़की, बात तो सही बोल रही है तू, वंदना की माँ और घर वाले की
औरतें दरवाजे पर आरती की थाल लेकर आती है। रणविजय घोड़ी से उतरकर सबके साथ उनकी तरफ बढ़ गया। सभी बारातियों का स्वागत बहुत आदर से करने लगे और औरतें रणविजय की आरती उतार कर बाकी के सारे रीति रिवाज कर रही थी। हालांकि ये सब रणविजय को पसंद नहीं था, पर इस वक्त वो कर भी क्या सकता था, तो चुपचाप सब झेल रहा था। फिर अंदर लाकर सभी औरतियों बारातियों को बिठाया गया। पंडित जी मंडप में पूजा कर रहे थे। वंदना की माँ निकू को ढूंढ रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि वंदना तैयार हुई है। वो ये नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में वंदना को मंडप में बुलाया जाने वाला था। निकू को काफी देर ढूंढने के बाद वो किंजल को बुलाकर करती है, किंजल सुन तो जरा। किंजल उनके पास आकर उनसे पूछते हुए बोली, जी माँ। वो धीरे से किंजल के कान में बोली, जा जाकर देख तो वंदना तैयार हो गई या नहीं। किंजल वहां से जाते हुए बोली, ठीक है माँ। किंजल मंडप से वंदना के कमरे की तरफ चली जाती। बाकी के सब लोग मंडप के पास ही बैठे थे तो कुछ खड़े थे। अब पंडित जी ने वर को मंडप में पूजा के लिए बुलाया। रणविजय जाकर मंडप में बैठ गया और पूजा करने लगा। निक्कू वंदना को समझाते हुए बोली, वंदू तू तू पहले शांत हो जा और ठंडे दिमाग से सोच। बारात दरवाजे पर आ चुकी है। अगर तू अब यहाँ से चली जाएगी तो बुआ जी, फूफा जी, सबकी कितनी बदनामी होगी। तू एक बार शांति से सोच, क्या फैसला होगा वंदू का। रणविजय को जब ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा आगे, वंदू का परिवार कैसे संभालेगा ये सिचुएशन। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए हुक्मरानी साकी में। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़।